here. So I think this you have studied, है ना? हेलो, ये याद है आपको? ये आपने पढ़ा था? Chemical reactions and equations. Do you means do you remember anything? Something? Chemical reactions and equations. Hello. Yes, ma'am. Himanshu, can you see this screen? Yes, ma'am. Okay, beta. Now, what is a chemical reaction? See, chemical reaction means there is a reaction when two chemicals combines together to give a new product is called as chemical reaction. ठीक है, कभी भी जब दो केमिकल्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं ड्यू टू एनी कॉज, किसी भी कारण से जब वो जुड़ रहे हैं, जब वो ऐड हो रहे हैं, मिक्सअप हो रहे हैं एक दूसरे में, तो जो नया चीज वो बनाते हैं, नया सब्सटेंस वो फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन. ओके, दैट द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट, और उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन सी. क्या क्या होता है जब किसी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है? फर्स्टली, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो जिनमें केमिकल रिएक्शंस हो रहा है उनका कलर चेंज हो जाता है. कैसे चेंज होगा? लोहे में जंग लग जाता है, चांदी के बर्तन काले पड़ जाते हैं, पीतल का बर्तन, तांबे का पीतल का बर्तन जो है वो हरा हो जाता है. होता है, आप लोगों ने घर में देखा है. हैव यू सीन दिस इन योर होम? ये लोहे में जंग लग जाना, चांदी का बर्तन काला पड़ जाना, और पीतल और तांबे के बर्तनों में हरापन आ जाना, ये कहलाता है रस्टिंग. इसे हम रस्टिंग कहते हैं. ओके, अब ये रस्टिंग क्यों होती है? लोहे के जो बर्तन होते हैं या लोहे के कोई भी आर्टिकल या कोई भी सब्सटेंस होता है उसमें जंग लग जाता है. क्यों? क्योंकि आयरन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है. ठीक है, बहुत जल्दी वो रिएक्ट करता है हवा के साथ में. अब हवा में क्या है जिसके कारण जो है लोहा जो है वो उसमें जंग लग जाता है? हवा में ऐसी कौन सी चीज होती है जिसके कारण लोहे में जंग लगता है? तो कौन सी ऐसी चीज होती है लोहे में? हेलो, एयर में ऐसी कौन सी चीज होती है? हेलो अभिषेक, आशुराज, हाँ अभिषेक, हवा में ऐसा क्या होता है जिसके कारण लोहे में जंग लगता है? ऑक्सीजन. गैसेस होती हैं, है ना? कई प्रकार की गैसेस होती हैं. उसके साथ ही साथ हवा में मॉइस्चर होता है बेटा. क्या होता है? मॉइस्चर. व्हाट इज मॉइस्चर? मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. पानी की बूंदों के फॉर्म में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, नमी होती है हवा में. ठीक है, आप लोग बेटा अपना माइक म्यूट कर लो. ओके, नाउ हवा में मॉइस्चर होने के कारण, नमी होने के कारण क्या होता है कि जो लोहा है, आप लोहे को थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ दो, आप देखोगे लोहे के ऊपर भूरे रंग का एक पाउडर, या एक हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद एक ब्राउन कलर का पाउडर जमा होना शुरू हो जाता है. ठीक है, the brown colored powder gets started depositing on the surface of the iron metal. क्यों? What is the reason why it gets deposited on the surface of the iron metal? Because as iron is a highly reactive metal, वो क्या करता है? वो रिएक्ट करता है एयर के साथ में. एयर के साथ में जो प्रेजेंट होती है. बेटा एक सेकेंड होल्ड ऑन करना प्लीज, एक सेकेंड.
Okay, so there is moisture present in the air that makes the iron, that get reacts with the iron and makes the iron or turns the iron into a brown colored powder. Okay, this is what about the iron. अब हम बात करेंगे चांदी की. चांदी में जो जंग लगता है उसे हम कहते हैं टार्निशिंग. जब कभी भी चांदी में जंग लगता है तो वी कॉल्ड इट एज टार्निश्ड सिल्वर. हम उसे कहते हैं टार्निशिंग. ओके, अगर कभी भी आयरन में जंग लगता है तो वी कॉल्ड इट एज रस्टिंग ऑफ आयरन. आ रहा है समझ में अभिषेक? अभिषेक? यस मैम, समझ आ रहा है. आ रहा है समझ में? आशुराज आपको समझ में? ओके, सो मैम अभी भी इंग्लिश का क्लास स्टार्टेड है. इंग्लिश का क्लास कैसे स्टार्ट होगा? लिखा तो रहा है लाइव क्लास स्टार्टेड बाय रवि शंकर. ओहो, लेट मी चेक. नहीं, आपके ग्रुप के लिए थोड़ी ना है. अभी कैसे इंग्लिश होगा आपका? हिंदी 9th में जाना चाहिए ना. ये तो 9th में है हिंदी की क्लास. इंग्लिश क्लास स्टार्ट है. सर बेटा एक सेकंड रुक जाओ. According to your timetable, this is your chemistry lecture, no? I don't know. You don't know your timetable? आपको आपका टाइम टेबल नहीं पता है? यस मैम, मुझे नहीं पता. वेरी गुड. ये है आपका टाइम टेबल. स्क्रीन पे दिख रहा है टाइम टेबल? स्क्रीन पे टाइम टेबल दिख रहा है? यस मैम. दिस इज योर टाइम टेबल. ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल दिस इज योर केमिस्ट्री लेक्चर. क्लियर? यस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब टार्निशिंग लोहे में जंग लगने को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं. सिल्वर में जंग लगने को हम टार्निशिंग कहते हैं. ठीक है, तो देयर आर सो मेनी मेटल्स विच गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर. हवा में जो भी मॉइस्चर होता है, जो भी नमी होती है, उसके कारण जो मेटल्स जो खराब होते हैं, क्योंकि ये नमी जो है इनकी गैसेस के साथ मिलकर क्या करते हैं, ये मेटल को खराब करने की कोशिश करते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ मेटल सिल्वर जो है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में. हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? जब सल्फर और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिलते हैं और तो वो क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड. अब हाइड्रोजन और सल्फर दोनों गैसेस हैं एंड बोथ द गैसेस आर प्रेजेंट इन द एयर, है ना? दोनों गैसेस हवा में प्रेजेंट है. तो ये दोनों गैस क्या करते हैं? ये सिल्वर के साथ सिल्वर को खराब करने की कोशिश करते हैं. ओके, एंड इसके कारण चांदी जो है वो काली पड़नी शुरू हो जाती है. इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया? हेलो हेलो. ओके, नेक्स्ट इज change in state. I have got a call. Just wait. I have got a call. जी, गुड इवनिंग सर अभी मैं लेक्चर में हूँ. आप मुझे प्लीज 5:30 बजे के बाद कॉल करेंगे. माई रिक्वेस्ट सर, मैं लेक्चर ले रही हूँ अभी. जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. ओके, सो
This is called as what? बेटा देखो, if you are not getting, not understanding, ask again and again. लेकिन यहाँ पर सिर्फ यस मैडम बोलने से नहीं चलेगा, है ना? What you have to do is you have to try to understand. You have to ask again and again with the teachers. Okay, next is हम अगर देखते बात करेंगे हम किसके लिए? सिल्वर के लिए. Now how is the chemical reaction taking place? सिल्वर में, सिल्वर when reacts with H2S, H2S क्या होता है अभिषेक? Yes ma'am. H2S क्या होता है बेटा? पता नहीं. पता नहीं है, ये लिखा है हाइड्रोजन सल्फाइड. देखा आपने? यहाँ लिखा है स्क्रीन पे, दिख रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सल्फाइड. हाँ ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है. अब सिल्वर जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है और इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस के साथ भी रिएक्ट करता है तो ये सिल्वर सल्फाइड बनाता है. ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन. ये बनाता है सिल्वर सल्फाइड प्लस वाटर. क्यों? क्योंकि पानी तो ऑलरेडी प्रेजेंट है. जब ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है जो कि गैस में, जो कि एयर में प्रेजेंट है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देते? क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? आशु? Yes, ma'am. What does hydrogen mixes? What is formed when hydrogen get mixed with oxygen? अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो वो क्या बना रहा है? मैम पता नहीं. हाँ पता नहीं. वाटर. आई आस्क्ड कि हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में तो वो क्या बनाता है बेटा? वाटर. वाटर. क्या बनाता है? वाटर. पानी. यस, वाटर, करेक्ट. हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, है ना? ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है, वाटर बनाता है. ये तो करेक्ट हो गया, ये तो समझ में आ गया आपको. तो ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे. ठीक है, क्लियर? आफ्टर दैट दिस इज व्हाट? टार्निशिंग ऑफ द सिल्वर. नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट. स्टेट चेंज होना मतलब मध्य प्रदेश से बिहार जाना नहीं है, राजस्थान से गुजरात जाना नहीं है. यहाँ पर फॉर्म्स में चेंजेस हो रहा है. ठीक है, स्टेट में चेंज मतलब फॉर्म्स में चेंज हो रहा है. फॉर्म्स में चेंज कैसे होता है? आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होता है, वाटर जो है वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज कॉल्ड चेंज इन द स्टेट. क्लियर? सो जब भी हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होता है, और हम जब लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? वो जाकर भाप बन जाता है. Yes. बर्फ बदल जाती है टेम्परेचर के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण किस में कन्वर्ट हो जाती है? धीरे धीरे पानी में. और जब हम पानी को उबालते हैं तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है? भाप में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन हीट. इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये भी केमिकल रिएक्शन ही है एक प्रकार का. नेक्स्ट है चेंज इन ओडर. ओडर मतलब क्या होता है? महक में बदलाव आ जाती है. जब खाना बनता है, हम जब नया नया खाना बनता है, कुक होता है, तुरंत का फ्रेश फूड जो होता है उसकी खुशबू, उसकी महक अलग होती है. और जब वो खाना सड़ जाता है तो उसकी महक अलग होती है. होती है कि नहीं? होती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Sujan Rajput, why you have joined so late, beta? Sujan Rajput, are you there? आज हिमांशु कहाँ है? Why हिमांशु has not joined? ठीक है, तो किसी भी खाने को फ्रेश फ्रूट लेकर आओ घर से, बाजार से खरीद के, उसकी खुशबू अलग होती है. और उसे आप 10 दिन ऐसे ही रख दो,
गर्मी में, धूप में, कहीं भी रख दो, कुछ दिन के बाद क्या होगा, वो जो फ्रूट है वो सड़ जाएगा, और सड़ के उसमें से बहुत ही बदबूदार स्मेल आने लग जाती है ना। ओके, नाउ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब तापमान में बदलाव। तापमान में कैसे बदलाव होता है, जब चूने को हम पानी में मिक्स करते हैं। देखो अब चूना क्या है, आपको पता है व्हाट इज चूना, कैल्शियम कार्बोनेट इज चूना। ओके, अब चूने में अगर हम पानी डालेंगे तो क्या होगा पता है, ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों ब्लास्ट होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है। चूना जो है वो बहुत गर्म होता है, वो बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है। ओके, एक सेकेंड बेटा होल्ड करना, एक सेकेंड, मैसेज आ रहा है, क्या हो गया। Be informed that no one has joined the class English. Sabaz and Abhishek reported, but we are not able to join. Sir, please wait for some time. Maybe network issue. हाँ, सो चेंज इन टेम्परेचर। देखो बेटा, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हीट रिलीज करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो हीट को, अपने सराउंडिंग हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो बहुत ज्यादा हीट जब अगर किसी सब्सटेंस से रिलीज हो रही है, निकल रही है, तो क्या होगा, देयर मे बी अ चांस ऑफ ब्लास्टिंग, वहां पर आग लगने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए चूना जो है वो, चूना जो होता है वो क्या होता है, बहुत गर्म होता है। ठीक है, बहुत ही गर्म होता है। अगर हम चूने में पानी डालेंगे तो क्या होगा कि वहां पे चांसेस होते हैं ब्लास्ट होने के। इसीलिए हम हमेशा पानी में चूना डालते हैं, क्योंकि पानी ठंडा है और चूना गर्म है। हम ज्यादा गर्म में अगर कोई ठंडी चीज डाले, ज्यादा ठंडे में अगर हम कोई चीज गर्म डालेंगे तो द वाटर और द वो जो ठंडी चीज है वो उस हीट को वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन बहुत गर्म चीज है और अगर हम उसमें थोड़ी सी ठंडी चीज डालेंगे तो क्या होगा, देयर में बी, क्योंकि वो थोड़ा सा ठंडा है ना, तो क्या होगा, वो इजीली उतनी ठंडेपन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देयर में बी ए चांसेस ऑफ, क्योंकि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर सकता है, तो वो देयर में बी ए चांसेस ऑफ ब्लास्ट। इसीलिए हम हमेशा पानी में चूना डालते हैं। और जब हम पानी में चूना डालते हैं, घर में भी व्हाइट वॉशिंग करने के लिए जब हम पानी में चूने का यूज करते हैं, तो ये कहा जाता है कि इसके अंदर हाथ नहीं डालना, इसके अंदर तुरंत हाथ नहीं डालना। क्यों, क्योंकि एट दैट मोमेंट जब तक जो चूना है वो पूरे तरीके से पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, वो ठंडा नहीं हो जाता है, वो तब तक वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज करता हुआ होता है ना। और अगर हम उसमें हाथ डालेंगे तो क्या होगा कि हमारा हाथ जो है वो जल सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि तुरंत आप, और कभी भी मेटल के बर्तनों में चूने को नहीं फुलाया जाता है, भिगोया नहीं जाता है। किस लिए, ताकि व्हाइट वॉशिंग करने के लिए, किसी भी पर्पज से मेटल की चीज में क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मेटल जो है वो रिएक्ट करेगा चूना के साथ और तुरंत उसमें ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम हमेशा, और प्लास्टिक के बर्तनों में भी नहीं, क्योंकि वो हीट रिलीज कर रहा है। हीट रिलीज कर रहा है मतलब क्या हो रहा है कि वो प्लास्टिक जो है वो पिघल जाएगा और पूरा चूना जो भीगा हुआ है वो तुरंत बाहर निकल के आ जाएगा। इसलिए मिट्टी के बर्तनों में या कोई ऐसे लोहे के बर्तन में जो कोई मोटा सा लोहा है, उस बर्तन में हम हमेशा चूने को भिगोने का काम करते हैं। इज इट करेक्ट और नॉट, अभिषेक, आशु एंड सुजल, इज इट करेक्ट? Yes, ma'am. Yes. Yes, हाँ ma'am. बेटा, वेरी गुड। ओके, तो हम हमेशा किस में यूज करते हैं, किस में भिगोते हैं चूने को, किसी लोहे के बर्तन में जो कि इजीली मेल्ट नहीं होगा, जिसको पिघलाने के लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। ओके, जस्ट एक सेकेंड वेट करना बेटा।
There will be a combined meeting by 6 o'clock evening today of class 11th and 12th. Please inform all the students to be present in the meeting. ओके, नेक्स्ट है बेटा चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, अब एक चीज क्या है, जब बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है किसी भी केमिकल से, किसी भी सब्सटेंस से, तो उस रिलीजिंग ऑफ हीट को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब होता है बाहर निकलना, थर्मिक मतलब होता है हीट। तो जब हीट बाहर निकल रही है, मैक्सिमम बहुत इनॉर्मस अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट बाहर निकल रही किसी भी सब्सटेंस से, तो दैट रिएक्शन इज सेड टू बी एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इज दैट क्लियर? एंड जब आपने देखा होगा जब भी हम चूना भिगोते हैं तो बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रेजेंट इन दैट, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है पानी में, वो जैसे ही मिलता है उसमें बहुत सारा धुआं निकलने लगता है। देखा है आप लोगों ने कभी? यस मैम। है ना? तो वो जो धुआं निकलता है वो क्यों निकलता है? क्योंकि इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि वो गैस बहुत गर्म है, दैट गैस इज वेरी हॉट गैस, और इसके कारण क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टीम पास ऑन होता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा धुआं, उसमें से गैस रिलीज होती है। तो इसीलिए दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड थिंग इज दैट हम ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपनी बॉडी में भी देखते हैं। आपको पता है कैसे? जब हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ना जो होता है हमारा, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब हम कभी दौड़ते हैं तो आपने देखा हमारे शरीर बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है, खूब ज्यादा गर्मी लगती है हमको। हैव यू एक्सपीरियंस्ड दिस सम टाइम? कभी आपने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि कभी भी जब हम दौड़ते हैं या भागते हैं किसी के पीछे, किसी को पकड़ने के लिए, तो हमारा शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और हमें लगता है कि पूरे हमारे शरीर से बहुत ज्यादा आग जैसी निकल रही है। इज इट लाइक दैट? कभी आपने Yes, एक्सपीरियंस किया है इसको? हाँ, वो क्या है बेटा? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं। जब हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं तो हम बहुत तेजी से सांस लेना और छोड़ना कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एरोबिक? एरोबिक का वर्ड होता है कि जब वेन एवर देयर इज अ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब एयर के प्रेजेंस में कोई भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, सांस लेना और छोड़ना, दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर मतलब हमारी बॉडी का हर एक सेल भी सांस लेता है। हमारा जो शरीर पूरा बना हुआ है, जिस सेल से बना हुआ है, वो सारे सेल भी सांस लेते हैं, क्योंकि उस हर एक सेल में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज ड्यूरिंग एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के टाइम पर ह्यूमन बॉडी जो है उसमें एनर्जी मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं, किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। जिस ऑक्सीजन को हमने सांस ली है वो उसके साथ में एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन होते हैं और बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करते हैं, जो कि जरूरी होता है सेल्स के लिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर को भी, क्योंकि हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है और वाटर के फॉर्म में, सॉरी, पानी बाहर निकलता है पसीने के फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम सांस छोड़ते हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो वो भी हमारे शरीर से बाहर आती है, ठीक है। तो इट इज अ काइंड ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पर क्या होगा? ओवरऑल इक्वेशन जो होगा वो क्या बनेगा? एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन का जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है। इसके साथ ऑक्सीजन गैस, हमने जो सांस ली, ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते, पानी स्वेट के फॉर्म में, पसीने के फॉर्म में बाहर रिलीज करते हैं, और हमारे शरीर से एनर्जी भी धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है ना। क्योंकि हम अगर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कुछ घंटों के बाद हम बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हैं। क्यों टायर्ड फील करते हैं? क्योंकि हमारा जो बॉडी का ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है और बॉडी से एनर्जी को रिलीज कर रहा है। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया? हेलो,
Abhishek, Ashu and Sujal, did you got these things? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay बेटा, okay. Next is what? हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस. केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? देखो, हम घर में कोई भी चीज, जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो, अगर मैंने पढ़ा दिया आपको मैथ्स, ठीक है, 2 + 2 = 4, तो ये आपका पहाड़ा है या टाइम टेबल, सॉरी टेबल है 2 का, आप इसको याद कर लो, तो क्या आप उसको याद कर लोगे? अगर मैंने आपको पढ़ा दिया कि 7 + 9 + 3 + 4 + 6 + 8 + so much, so and so is so, ये आंसर है आपका, तो क्या आपको याद हो जाएगा एंड लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगा? नो मैम. नहीं. फिर हम उसको क्या करेंगे याद रखने के लिए? क्या करेंगे हम उसको याद रखने के लिए? लिखेंगे. कहीं ना कहीं हम उसको लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, है ना? Yes, ma'am. ठीक है. करेंगे. तो केमिकल इक्वेशंस भी वही होते हैं बेटा कि हमने कौन कौन से केमिकल्स लिए, कितने प्रपोर्शन में लिया, मतलब कितनी मात्रा में ली, ठीक है, और फिर उसके बाद उन दोनों को जब हमने मिक्स किया तो नया जो सब्सटेंस बना वो कितना बना, क्या बना, क्या क्या उस सब्सटेंस के बनने के बाद में उसमें से धुआं उठा, उसमें आग लग गई, उसका कलर चेंज हो गया, उसका स्टेट चेंज हो गया, टेम्परेचर हमने कितना लिया था और कितना बदल गया, तो ये सारी चीजों को हम लिखते हैं जब, तब हम उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं. आया समझ में? ठीक है. तो केमिकल रिएक्शन के टाइम पर जो जो चीजें होती हैं, whatever the thing is occurring, हम उसे जब शब्दों में लिखते हैं उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन. अगर हम कह रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, सिंपल एग्जांपल हम कह रहे हैं, अगर हम रस्टिंग ऑफ आयरन कह रहे हैं तो हम उसको लिखने की जगह हम बोल सकते हैं कि ये फिनोमिना है, ये एक मेथड है, ये एक प्रोसेस है. हम उसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं कि लोहा जो है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और पानी के साथ रिएक्ट किया और उसने रस्ट बना लिया, फेरिक ऑक्साइड बना लिया. फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड का मतलब होता है जिसमें पानी प्रेजेंट है, हाइड्रेटेड, हाइड्रा मतलब होता है पानी, ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लिया. इज दैट क्लियर? तो ये लोहा है, दिस इज आयरन. एक मिनट रुको, इसको मैं इरेज करके आपको फिर से दिखाती हूँ. दिस वन इज आयरन Fe. This is iron Fe, this is oxygen and this is water. When all these three things combined with each other, it will form hydrated ferric oxide. ठीक है. इसको हम कहते हैं, जब हम इनको शब्दों में लिखते हैं तो इन्हें हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन. दिस इज कॉल्ड एज वर्ड इक्वेशन. एज इट इटसेल्फ डिस्क्राइब, ये खुद ही अपने आप को डिस्क्राइब कर दे रहा है कि यहाँ पर रस्टिंग हुई है, देयर इज अ फिनोमिना ऑफ रस्टिंग. ठीक है, जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि आयरन रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था, और उसने ट्रांसफॉर्म होकर उसमें केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, केमिकल बदलाव हुआ और उसके बाद वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, क्लियर विद दिस? तो कभी भी हमेशा याद रखना कि जो चीजों को हम यूज कर रहे हैं, जिन चीजों के बीच में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं. इन दोनों के रिएक्शन होने के बाद में जो नया चीज बना, इसे हम क्या बोलेंगे अभिषेक? यस मैम. इन दोनों के रिएक्शन होने के बाद जो नई चीज बनी उसे हम क्या बोलेंगे? ये क्या लिखा हुआ है अभिषेक? प्रोडक्ट. प्रोडक्ट. वेरी गुड. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट. सो और जो जो चीजें हमने यूज की है ना, रिएक्शन होने के लिए जो जो चीजें हमें यूज की, कभी कभी क्या होता है कि हमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए,
प्रेशर बहुत ज्यादा चाहिए, एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा चाहिए, कभी कभी हम दूसरा कोई केमिकल यूज करते हैं उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। तो जो चीजें हम यूज कर रहे हैं उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? कैटलिस्ट। कभी कभी क्या होता है बेटा, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है और होते होते बीच में स्टॉप हो जाता है, बीच में वो स्टॉप हो जाता है। कैसे स्टॉप हुआ? वो कंप्लीट रिएक्शन दिया नहीं और वो बीच में स्टॉप हो गया, मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं बना, नथिंग वॉज फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही कोई प्रोडक्ट नहीं बना तो हमें क्या करना, हमें तो रिएक्शन कंप्लीट कराना है। तो जब हम रिएक्शन कंप्लीट कराना चाहते हैं तो हम उसमें एक ड्रॉप या तो हाइड्रोजन सल्फाइड डाल देंगे या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब केमिकल्स हैं, उनको हम जैसे ही डाल देंगे वो रिएक्शन आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कोई भी केमिकल जब हम यूज करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट इज यूज्ड टू एनहांस द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? हेलो, क्लियर हुआ? हेलो जी, कौन सी नेटवर्क का इशू है ना प्रभास? सर इज देयर इन द क्लास और नॉट? सर है कि नहीं है, मैं ये पूछ रही हूं। सर ने लीव क्यों कर दिया? थोड़ी देर, कितनी देर रहे सर? कितनी देर थे सर क्लास में? आप कहाँ पे हो? वेयर यू आर? आप भी क्लास ले रहे हो क्या? अच्छा, आप स्टूडेंट हो? ओके, सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था। व्हाट्स योर नेम? हाँ, अच्छा, शाबाज हो। शाबाज, नहीं मिल रहा बेटा नेटवर्क, आप भी नहीं हो। अच्छा ठीक है, आप एक काम करो ना, आप कैन यू राइट इन द ग्रुप, और या आप एक काम करो, ठीक है, मैं मैसेज कर देती हूँ, है ना, नो इशू विद दैट, कोई बात नहीं। कितने देर थे बेटा आप क्लास? मुझे लगा कि प्रभास सर का फोन है, उनका कॉल आया है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके। ओहो, अब क्या करें बेटा? पानी आनी तो नहीं गिर रहा आपके यहाँ? पानी नहीं गिर रहा है। अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर क्या है बेटा? डिड यू गॉट द टाइम टेबल? नहीं 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 नहीं, आपको टाइम टेबल मिला है? टाइम टेबल मिला है बेटा, क्लास का टाइम टेबल मिला है। इसके बाद आपका कौन सा लेक्चर है बेटा? हिंदी होगा शायद, है ना? हिंदी आप अटेंड करें बेटा, कोशिश करें, है ना? ठीक है, हाँ। अच्छा, आपका उर्दू है, चलो ठीक है। और मैं आपसे ये बोलूंगी कि शाबाश, शाबाज, है ना? शाबाज, आपने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया बेटा फिजिक्स का ना? अच्छा, कैसा लगा बेटा आपको क्लास फिजिक्स का? हाँ, सो हम कहाँ थे? सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स। अब हम जब वर्ड्स में लिखते हैं कि हमने ये चीजें ली, ये इस्तेमाल किया, तो उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। मतलब रिएक्टेंट्स हमेशा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखा जाएगा। प्रोडक्ट, जो नया चीज बना, उसको हम बताते हैं कि देखो ये हमने चीजें यूज की, तो इसको यूज करके हमें ये चीज मिली है। दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ये कहलाता है हमारा एरो। सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा क्या कहलाता है? एरो। ये हमारा रिएक्टेंट साइड हुआ। दिस इज एरो टू शो कि हमारा ये नया चीज बना है। दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, प्रोडक्ट को हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे।
रिएक्टेंट्स को हम हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं। समझ में आ रहा है? अगर आप उल्टा होके खड़े हो जाओगे ना, तो ये आपका कौन सा साइड हो गया? राइट। ये आपका हो गया लेफ्ट साइड। दिस इज योर राइट साइड और दिस इज योर लेफ्ट साइड। ठीक है, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। तो ये दिस इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट साइड। नेक्स्ट इज, जो ये एरो बना हुआ है, ये शो करता है डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। आफ्टर दिस, अगर ये तो हुआ आपका फॉरवर्ड एरो, दिस इज योर फॉरवर्ड एरो, ठीक है। सेकेंड आता है आपका डबल एरो। डबल एरो का मतलब होता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब होता है, आप लोगों ने रिवर्स गियर मारते हो ना गाड़ी चलाते हो तो, अभिषेक, सुजल? यस मैम, यस मैम। रिवर्स गियर का मतलब क्या होता है कि हम वापस से पीछे जा रहे हैं, जहां थे हम वहीं वापस जा रहे हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड रिवर्स गियर। वैसे ही केमिकल रिएक्शंस में भी होता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट में हम उसी चीज को वापस से डालकर, दूसरी कोई चीज वापस से डाल के हम रिएक्टेंट बना देते हैं फिर से। क्लियर? जिससे हमने बनाया था उसी को हम दोबारा बना देंगे। दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। हम आपको एग्जाम्पल आगे बताएंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। आफ्टर दैट, ये कहलाता है इक्विलिब्रियम एरो। रिवर्सिबल रिएक्शन का जो एरो होता है, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम एरो। इक्विलिब्रियम मतलब क्यों? क्योंकि इक्वल रिएक्शन हुआ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आया? मैथ्स में पढ़ते हो ना, RHS इक्वल्स टू LHS, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? यस मैम, पढ़ते हैं। पढ़े हो ना। तो RHS इक्वल्स टू LHS मतलब जो आपने RHS में यूज किया था वही आपको LHS मिल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में जो था वही आपको राइट हैंड साइड में मिला, और राइट हैंड साइड में जो था वही आपका RHS हो जाता है। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? केमिकल इक्वेशंस। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? ये नोट्स मैं पहले दे चुकी हूँ। आर यू देयर? डिड यू गॉट दिस नोट्स? ये मिला आप लोगों को? हेलो? नो मैम। नहीं मिला है? मैं आज फिर से सेंड कर दे रही हूँ, ठीक है? हाँ, आई विल सेंडिंग इट टू यू अगेन। ओके, हेलो नेक्स्ट इज, हाँ बोलो बेटा। हाँ बोलो बोलो। मैम, मैम मेरा फ्रेंड एक कॉल किया, बोलो फिर से एक बार रिक्वेस्ट भेज दीजिए ना, वो मेरे साथ ही देख रहा है ग्रुप में, एक बार और सेंड कर दीजिएगा रिक्वेस्ट। बेटा तो उसको बोलो रजिस्टर कराने के लिए। रजिस्टर क्यों नहीं हुआ है वो? हाँ, मेरे साथ ही देख रहा है, भूल फोन किया अच्छी उसको। बात है, देख रहा, बहुत अच्छी बात है। बट हम रिक्वेस्ट भी भेज देंगे आपको, पर्सनली भी भेज देंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप क्या बोलते हैं उसको बोलो, एक सेकंड वेट करना बेटा, मैं बच्ची से बात कर लूं थोड़ा सा। पर आप उसको बोलो कि आप रजिस्टर कराओ, है ना, जरूरी है, इट्स कंपल्सरी। हेलो गरिमा बेटा, एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ नेटवर्क ग्लिच इन सर। हेलो, सर के भी पास बहुत सारा नेटवर्क ग्लिच है, इसके कारण सर ना क्लास नहीं ले पा रहे हैं। मेरे को अभी शाबाश का भी कॉल आया था कि मैडम कॉल हमारे तरफ से भी हम नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, और सर की तरफ से भी सर नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ, तो सुजल आप बेटा उस बच्चे को बोलो, आज हम शेयर कर दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है, पर उस बच्चे को बोलो आप कि आप दोबारा आप भी रजिस्टर कराओ, ठीक है? इसमें हमको पैसा तो देना नहीं है ना? रजिस्टर किया, इनरोल नहीं हो रहा है क्लास में। ओहो, तो हो सकता है मैं नहीं कर पा रही होंगी। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ से एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा हुआ होगा, जस्ट वेट, मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। हाँ, आई हैव गॉट 3 रिक्वेस्ट। चलो, आदि तोमर इज ऑल्सो वेटिंग। अरे इनको मुझे कॉल करके बोलना चाहिए ना दैट वी आर वेटिंग। कौन है? अभी रुक जाओ, लेट देम कम। बेटा सम टाइम, एनी टाइम अगर ऐसा होता है
कि इफ द टीचर हैज नॉट एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट। कौन आया? अंकित सिंह। बेटा अगर ऐसा होता है कि आपको लगे कि टीचर ने एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, कॉल कर दो टीचर को। नॉट ओनली मी, आई एम टॉकिंग, सेइंग, सभी टीचर की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, आप टीचर को कॉल करके बोलो कि मैडम प्लीज। और इसीलिए हम कहते हैं, हम लोग पहले से आप लोगों को क्यों भेज रहे हैं रिक्वेस्ट, इसीलिए लिंक, इसलिए आईडी भेजते हैं कि आप लोग पहले से चले जाओ, पहले से सर को कॉल कर करके बोलो। आदि कितना टाइम वेस्ट हो गया बेटा आपका। पहले से टीचर को कॉल करके बोलो कि सर हमारी रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट करिए, नहीं तो हम क्लास में फिर लेट ज्वाइन कर पाएंगे। आप पहले से बोलो, इसीलिए हम पहले दिलवा दे रहे हैं आपको रिक्वेस्ट आईडीज। समझ में आया? Yes, चलो ma'am. अब हम स्टार्ट करेंगे। गुड आफ्टरनून। अभिषेक क्या? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग हो गया अब तो। अंकित अब तो गुड इवनिंग हो गया। Yes, ma'am. sorry. ओके बेटा, ओके। चलो, अंकित सिंह, आदि, वेरी गुड। ठीक है, आई मस्ट चेक योर अटेंडेंस ऑल्सो। मैं एक मिनट आप लोगों का अटेंडेंस, आप लोग सबके सब मेरे को अपना प्रेजेंट मैम लिख के भेज दो तो चैट पर। सब लोग लिखे प्रेजेंट मैम चैट पर, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो। देखो हिमांशु भी आया, हिमांशु कहाँ गायब हो गया पता नहीं। हाँ, सब लोग भेज दो बेटा। और बेटा सब लोग बुलाओ अपने फ्रेंड्स को। क्यों 4-5 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं सिर्फ? कितने सारे, सबको ज्वाइन करना है, सबको। अपने आसपास, अड़ोस पड़ोस, कोई गरीब बच्चा है जो फीस देके ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, पैसे वाले हैं जो पढ़ रहे हैं, अननेसेसरी पैसे वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको भी बुलाइए आप लोग। बोलो चलो हम लोग जहाँ पढ़ते हैं हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप मुझे ये बताइए, आपको अगर 1 साल के बाद आप लोगों को नीट की प्रिपरेशन करने जाना है, आप में से कोई तो है डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है ना? आप कभी मैथ्स लोगे जाके अगले साल 11th में, तो इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, तो सबके लिए नीट और जी की प्रिपरेशन करोगे कि नहीं करोगे? नीट पता है क्या होता है? आप लोगों को पता है व्हाट इज नीट? हाँ, नीट पता है ना? ठीक है, नीट है, जी है, तो ये सारे जो एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसका आपको प्रिपरेशन करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बाहर मतलब घर से बाहर जाना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, वहां पे जाके फीस देनी पड़ेगी, वो भी हाई फीस देनी पड़ेगी। तो अगर हम आपको घर बैठे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराएंगे तो नहीं कर सकते हो आप लोग? यस मैम, कर सकते हैं। Yes, ma'am. कर सकते हो ना बेटा? और वो भी फ्री में। बताओ तो आप मेरे को, ऑल ओवर इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूट है जो फ्री में फैसिलिटी अवेलेबल कर रहा है? बताओ जरा, आपने कहीं देखा है कि ऑल ओवर इंडिया में, इतना बड़ी इंडिया है हमारी, वहां पर कोई है ऐसा जो फ्री में फैसिलिटी अवेलेबल करके दे रहा है आपको? नो मैम, नो मैम। नहीं कर रहा कोई भी। तो फिर हम क्यों नहीं करेंगे बेटा? ये बताओ, हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? हम क्यों नहीं क्लास अटेंड करेंगे? अभी आपको पता है हमारे पास जो बायो के टीचर आने वाले हैं 10th में, जो पढ़ा 10th में, हाँ मैं उन्हें बोलूंगी 10th में क्लास लेने के लिए। ठीक है, फिर जो इंग्लिश के टीचर हैं, जो फिजिक्स हैं, जो आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, बहुत क्वालिफाइड टीचर्स है बेटा। मैथ्स आप लोग सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ो ताकि आप लोग जो हो वो प्रॉपरली क्लासेस अटेंड कर सको। ठीक है, हम बिल्कुल फेवर में नहीं है कि आपके पैसे वेस्ट हो, आपके पेरेंट्स के पैसे वेस्ट हो। क्यों वेस्ट करोगे बताओ ना? आपके पापा मम्मी पेड़ से तोड़कर ला रहे क्या पैसे? No, ma'am. नहीं ला रहे हैं, है ना? किसी के पेरेंट्स, हाँ बेटा बोलो, नहीं, ओके। तो किसी के भी पापा मम्मी पैसे पेड़ से तोड़ के नहीं ला रहे हैं। आप, अगर मैं आपसे बोलूंगी ना कि जाओ आप आज जाके आप कहीं से भी आज मुझे 100 रुपए कमा कर लाके दो, कहीं से भी लाके दो,
आपको पता है दिन भर आप मेहनत करोगे ना तो भी 100 रुपए नहीं कमा सकते, नहीं कमा पाओगे, क्योंकि अभी आज का टाइम ऐसा है कि आपको कोई नौकरी ही नहीं देगा, आपको कोई काम पे Yes. रखने वाला नहीं है ना? Yes. तो सोचो आप जब Yes. 100 रुपए कमाने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपके पापा मम्मी तो कितना पैसा कमा रहे हैं आप लोगों के लिए, कितनी मेहनत कर रहे हैं, Yes, ma'am. और आप क्यों वेस्ट करोगे अपने पापा मम्मी का पैसा जब हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, है ना? तो आप सारे स्टूडेंट्स अपने जितने भी दोस्त हैं उनको बोलो, कोई गरीब बच्चा आपके आसपास दिखता है, 10वीं पढ़ रहा है, क्लास 6 से लेकर 12 तक जो भी बच्चा आज की डेट में पढ़ाई करने वाला आपके आसपास दिखता है, आपके घर में अगर बाई आती है, आपके घर में कोई लेबर्स हैं, आपका कोई बिजनेस है, वहां पे जो लोग काम करते हैं तो उनके बच्चे हैं, उन क्लास 6 से लेकर 12 तक के अगर उनके बच्चे हैं, उनको बोलो कि चलो हमारी टीचर, हमारी मैडम फ्री में पढ़ाती है, आप चलो हमारे साथ में। आए समझ Okay, में? ma'am. आए समझ में Yes, ma'am. सबको? ठीक है, Yes, ma'am. तो मैं नाम नोट करके रखी हूँ, अब मैं देखूंगी सुजल, अंकित, आदि, अभिषेक, 4 नाम मेरे पास है, और 4 नाम में से कितने मेरे पास में रजिस्ट्रेशन कराते हैं मैं देखती हूँ। अच्छा, हम आपको एक पोर्टल दे देंगे, पोर्टल नहीं, आपको एक गूगल फॉर्म देंगे, जब भी आपको हो ना किसी बच्चे का एडमिशन कराना। हाँ बोलो बेटा। हाँ बेटा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवाए, लेकिन अटेंड तो कोई नहीं कर रहा बेटा। मैम जितना क्यों हम नहीं किए सब कर रहे? अटेंड कर रहे हैं। अच्छा करवाएं, वेरी गुड अंकित, वेरी गुड, ठीक है, जो भी एडमिशन कराए हैं बेटा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, और आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाते रहो, ठीक है, उनको बोलो भी, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो। आपके स्कूल की क्लासेस चलती है ना, आपके स्कूल में क्लासेस चल रही हैं? No, ma'am. यस मैम, है ना? तो जिनके भी स्कूल की क्लासेस चल रही हैं, आप अपने फ्रेंड्स को बोलो, क्लासमेट्स को बोलो, क्लास 6 से लेकर 12 तक जितने भी अपने घर में रिश्तेदार में, घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, चाची के, मामी के, बड़े पापा के, दीदी के, भैया के, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक, अगर वो बच्चे हैं सबको बोलो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ठीक है? यस मैम। ओके बेटा, ओके गुड। सो नेक्स्ट हम आएंगे अब हमने देखो, अब हमने सबसे पहले तो ये देख लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अगर केमिकल रिएक्शन हुआ तो क्या क्या होगा, है ना, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। अब फिर उसके बाद हमने देखा कि अरे ये चेंजेस आए तो ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण ये चेंजेस आए, तो हमने देखा कि केमिकल्स को हमने मिक्स किया, और केमिकल मिक्स करने के बाद में ये नया प्रोडक्ट बना, इसीलिए चेंजेस आया, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हम रिवर्स भी होता है रिएक्शन, हमने ये देखा अरे वाह ये रिएक्शन तो रिवर्स भी होता है, जिससे हमने जो चीज नहीं बनाई थी वो वापस फिर से वही बन गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि कांच की एक ग्लास है उसको पटक के तोड़ दो तो आप तोड़ दोगे, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं उसे फिर से जोड़ के कांच की ग्लास वापस बना दो, तो क्या पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? No, ma'am. नहीं है, कांच की ग्लास टूटने के बाद फिर से हम उसे दोबारा बना नहीं सकते, है ना। तो कुछ रिएक्शन, हाँ है ना, तो क्या होता है कि कुछ जो रिएक्शंस है उनको हम अपने हाथ से नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें जो है वो अपने हाथ से हम दोबारा से बना भी सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम क्या देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस तो हमने लिख लिया, लेकिन क्या ये केमिकल इक्वेशन जो हमने लिखा है वो प्रॉपर बना है, वो प्रॉपरली लिखा है? अगर प्रॉपरली लिखा नहीं होगा तो हमें कैसे समझ में आएगा कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। नाउ वी विल सी अबाउट बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन, की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। नाउ फर्स्ट इज, हमेशा जरूरी होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस होना चाहिए। एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन में, ठीक है, जो मास हम अच्छा मास क्या होता है बेटा, व्हाट इज मास, व्हाट इज मास ऑफ द सब्सटेंस?
Who can say what is the mass of the substance? कौन बता सकता है? सुजल, अंकित आदि हो या सो गए? है मैम। ओके, मास क्या होता है पता है? वेट इनटू हाइट, शायद। हाँ, वेट इनटू हाइट नहीं है भाई। मास इज द वेरी वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस। नैनोग्राम, ग्राम, बहुत ही छोटा उसका क्वांटिटी जो होता है उसे हम मास कहते हैं। जैसे सैंड हो गया, सैंड को आप ग्राम में वे कर सकते हो, किलोग्राम में कर सकते हो, लेकिन आप उसका वेट नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें पता है कि वो बहुत ही उसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मास क्या है? मास इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस। समझ में आया? मास इज द वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है ना? अब केमिकल रिएक्शन हमने किया। अच्छा चलो एक एग्जांपल मैं आपको बहुत बढ़िया देती हूं। मैंने आपसे कहा है एक नींबू लाओ, 4 चम्मच चीनी लाओ, एक चम्मच से भी कम, चुटकी भर से थोड़ा सा ज्यादा नमक लेकर आओ और 1 गिलास पानी लेकर आओ। ठीक है, अब आप क्या करोगे? लेकर आ गए, उसके बाद मैंने कहा नींबू काटो, काट दिया। अब उसके बाद कहा ये 1 गिलास पानी में आप 4 चीनी नमक डाल दो, 1 चुटकी भर नमक डाल दो और नींबू काट के डाल दो। आप आधा डालो, 1 डालो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अनी दरवाजा खोलो, पापा जी आ गए। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है। 1 सेकंड वेट करना बेटा। तो वो आपकी मर्जी है कि आपको कितना नींबू आपने डाला, नींबू आधा डाला, 1 डाला, दैट इज डिपेंड ऑन यू। अब मैं आपसे बोलूंगी कि इतनी सारी चीजें आपने डाली थी, उसको वे करो, उसको मेजर करो, और जो चीजें आपने ग्लास में मिक्स करने के बाद जितना जो बना वो 1 गिलास, उसको मेजर करो। दोनों की जो क्वांटिटी होगी वो टोटली डिफरेंट हो जाएगी। दोनों की जो क्वांटिटी होगी दैट विल बी टोटली डिफरेंट। क्यों? क्योंकि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज अनइक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। जो हमने यूज करके बनाया है उसका मास जो है वो टोटली डिफरेंट होगा जो हमारा नया प्रोडक्ट बना है, जो सामान बना है उससे। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? सो द थिंग इज व्हाट कि हम कभी भी बैलेंस, जब हम बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन, तो हम ये देखते हैं कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज अनइक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। कभी भी वो सेम नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही तो कुछ क्रिएट हो रहा है, ना ही तो कुछ भी उसमें डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इसीलिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम एरो पुट करते हैं ऑन बोथ साइड। हम बोथ साइड में एरो पुट करते हैं। हम बोथ साइड में एरो कब पुट करेंगे? जब हमारा रिएक्शन रिवर्सिबल है या इक्वल है। ओके, एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का अगर हमको लिखना है तो हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। जैसे आप ये एग्जांपल देखो यहाँ पर, फॉर इंस्टेंस कुछ समय के लिए केमिकल इक्वेशन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर हम लोहे में जंग लगने का केमिकल इक्वेशन देखना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 4E, जो हमने अभी जस्ट नाउ वी हैव सीन दिस, हमने पीछे ऑलरेडी पहले इसको देख लिया है। देखा है कि नहीं देखा है? 4Fe + 3O2 + 2H2O, और ये क्या दे देगा हमें? रस्ट दे देता है, फेरिक ऑक्साइड दे देता है। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज किया हुआ है एंड प्रोडक्ट है ऑन बोथ साइड फॉलोज हो जाए, एक जैसा होगा। कैसे? 4 फेरस, यहाँ पर 2 2 4 हो गया, फेरस मतलब आयरन, ऑक्सीजन 8, 3 2 6 + 2 1 2, 8 हो गया। आ रहा है समझ में बेटा? यस मैम। हेलो, हाँ आ रहा है समझ में? देखो यहाँ पर कितना क्या लिखा हुआ है? 3O2 लिखा हुआ है। 3O2 का मतलब क्या होता है? 3 2 6। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2
2 into 1, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है, तो 2 1s are 2, तो 6 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन becomes 8 ऑक्सीजन, यहाँ पर 8 ऑक्सीजन लिखा हुआ है. Here again हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 4, कैसे है 4, ये 2 into 2 is 4, 2 2s are 4. क्लियर. अब ये जो हमने कंपाउंड्स लिया था, ये जो चीजें हमने ली थी एज अ रिएक्टेंट, यहाँ पर वो हमको मिक्स होकर मिलता है एज अ प्रोडक्ट. ठीक है. 2 2s are 4, यहाँ पे 4 हो गया, 2 3s are 6 and 2 1s are 2, 6 plus 2 is 8 again, and hydrogen will become 2 2s are 4, that means it is 4. Is that clear? Understood? Yes, ma'am. Okay. अब how to balance the chemical equation हम next class में पढ़ेंगे. Is that clear? Yes, ma'am. This notes I am sending to you again in the group. Just go through it once. नहीं समझ में आ रहा है, you can give the message directly to me, madam. We have not got these things, not understood from here to here. ठीक है, ये हमें यहाँ से यहाँ समझ नहीं आया. Please explain us again. Clear? आया समझ में? Yes, Yes, ma'am. Okay बेटा. Okay. Now एक, हाँ, you may leave now. Everyone can leave. Okay, ma'am. लीव कर दो आप लोग सबके साथ. Okay, ma'am. अटेंडेंस हैव गिवन, नो, एक मिनट. अंकित, सुजल, आदि, अभिषेक. लेट मी चेक द अटेंडेंस. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है बेटा. Bye, ma'am. बाय बाय बेटा, बाय बाय. अच्छा सुनो, तुम लोग पोर्टल पे जाके, यहाँ पे जाके स्टडी मटेरियल देख सकते हो. ठीक है. कहाँ पे मैम? ये है ना बेटा क्लास, ये आपको स्क्रीन दिख रही है टीचमेंट की, Yes, डैशबोर्ड ma'am. है. इस डैशबोर्ड Yes, पे ma'am. जाके आप लोग, मैं यहाँ पे स्टडी मटेरियल पुट कर देती हूँ. यू कैन कलेक्ट द स्टडी मटेरियल फ्रॉम हियर ऑल्सो. ठीक है. It's okay, ma'am. ओके बेटा, ओके ओके ओके. यू मे लीव नाउ एवरीवन. बाय बाय. Bye, ma'am. Bye, ma'am.